जो भी बच्चे कल पहले सेशन में मौजूद थे उनको अंदाजा हो गया कि हम सिर्फ इसको क्विकली रिव्यू नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको बाकायदा पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डिस्क्रिपेंसी, जो भी वैक्यूम वीकनेस रह गई है वो कवर हो जाए और अब मजीद कोई गलती ना हो। तो कल हम लोगों ने एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, डिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयन, आइसोटोप, ये सारी बातें की थी। आज का सेशन स्टार्ट करने से, ये सारी हाईलाइट जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, ये लास्ट सेशन यानी कल के सेशन की है। आज का सवाल, आज का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग है और इसे स्टार्ट करने से पहले जल्दी से दो अदद सवाल मेरे सामने हैं, तो मैं आपके साथ पूछ लेता हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, दोनों सवाल एक एक करके पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं। ये पेपर 1 के बेसिस पर क्वेश्चन हैं और नोट्स में भी गिवन है, तो पहले आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी आवाज सबको क्लियर है? अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले रिलेटेड पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और लेट्स सी कि आप कितना पहचानते हैं। जी, पहला बड़ा बेसिक सा सवाल है, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। ऑल्दो के पेपर 1 का क्वेश्चन है, टेबल दिया हुआ है, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेटिव चार्जेस एंड द मासेस ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जी, कौन सा करेक्ट टेबल है? रिलेटिव मास, पहले प्रोटॉन से शुरू करते हैं, तो प्रोटॉन डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन है तो वैसे ही कैंसिल हो गए। +1 यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। न्यूट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 0 होता है, तो दोनों जगह पे 0 है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है और रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपने फटाक से जवाब दिया डी, ठीक है। ये तो काफी इजी सवाल था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि इसमें गलती तो नहीं होती। अच्छा, ये क्वेश्चन और इस तरह के कई क्वेश्चन एग्जाम में काफी दफा आ चुके हुए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आप इसको समझ पाते हैं या नहीं। भाई, पार्टिसिपेट करने से पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, खामोश बैठने से नहीं पता चलेगा। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें क्या कहता है? द स्ट्रक्चर ऑफ 4 पार्टिकल्स इज डिस्क्राइब्ड इन द टेबल। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है ना कुछ क्वेश्चन है, कहता है 4 पार्टिकल्स हैं। आप देखिए, एक ये लिथियम है और ये लिथियम आयन है, एक एफ है फ्लोरीन और एक फ्लोराइड आयन है, ठीक है। कल आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एटम और आयन में क्या फर्क होता है, किसी में फर्क होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में? एटम और आयन डिफर बाय इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है, वो इसी बात को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसी तरह फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन में भी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा। अब ये क्या डेटा दे रहा है, देखो, देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, जाहिर है प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, तो दोनों के अंदर आप देख रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है। लिथियम एटम के अंदर न्यूट्रॉन कितने, ये आपको नहीं बताया उसने। लिथियम आयन के अंदर न्यूट्रॉन 4 है। अगर आयन के अंदर 4 न्यूट्रॉन है तो एटम में भी 4 ही होंगे ना, यस और नो? इलेक्ट्रॉन फर्क आता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो लिथियम एटम में 3 है और लिथियम आयन में 2 है, और वो होने भी चाहिए थे क्योंकि +1 चार्ज लगा हुआ है। इट मींस कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, लूज हो गया। इसी तरह आप आ जाए फ्लोरीन पे, आ जाए तो फ्लोरीन में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दिए हुए, लेकिन फ्लोराइड आयन में 9 दिए हुए। तो आपने क्या पढ़ा था, रिदा, मुनीजा, नूर, क्या पढ़ा था? प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर 9 है तो ये भी क्या होगा, 9 होगा, ठीक है जी। न्यूट्रॉन का नंबर 10 और 10 है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के नंबर में एटम में 9 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चार्ज लगा हुआ है। माइनस का मतलब है एक प्लस करके बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे क्या आंसर हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी बनी हमारी? एक्स की वैल्यू बनी 4, वाई की वैल्यू बनी 9 और जेड की वैल्यू बनी 10। तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा हमारा? एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 9 एंड, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हमने समझ के किया और वी न्यू दिस के भाई कॉन्सेप्ट तो हमें पता था कि प्रोटॉन का नंबर कहाँ सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कहाँ चेंज होता है, सेम होता है, न्यूट्रॉन का नंबर कहाँ चेंज होता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कल के टॉपिक से रिलेटेड थे, हमने कर लिए। आज बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक में पहला जो टर्म आपने सीखना है, जो बहुत डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है पेपर 2 में, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड किसे कहते हैं? तो बॉन्ड अंग्रेजी में इंग्लिश लैंग्वेज में भी वी यूज दिस वर्ड बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है टू कम क्लोजर, अट्रैक्शन, एक अग्रीमेंट, एक
ताल्लुक, एक रिलेशन। लेकिन केमिस्ट्री में हम जब बॉन्ड को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, याद रखिए, बॉन्ड सिंपली इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction which binds or tend to bind atoms together। बेटा बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेफिनेशन है ये। क्या कहा हमने, बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहीं पर भी अगर किसी भी तरह की अट्रैक्टिव फोर्स, याद रखिए दो चीजों को अगर आपने बाइंड करना है, फोर्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उमर रेहान, रोमान नबिया, फोर्स आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, दो तरह की होती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स की वजह से तो दो चीजें दूर जाती हैं, बॉन्ड नहीं होती, करीब नहीं आती, रिलेट नहीं होती, बल्कि उनका रिलेशन तो टूटता है। तो बॉन्ड हम कहते हैं उस नेचर की फोर्स को जो उसमें अट्रैक्शन हो। तो एनी अट्रैक्टिव फोर्स, बेटा ऐसी कोई भी फोर्स जिसमें अट्रैक्टिव नेचर है और वो एटम को, अब यहाँ दो वर्ड लिखे हैं बच्चों हमने, एक वर्ड लिखा है बाइंड और एक वर्ड लिखा है टेंड टू बाइंड। यहां पर हम बॉन्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर चुके। क्या कहा हमने, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन दो तरह की हो सकती है, या तो वो इतनी स्ट्रॉन्गर होगी कि वो एटम्स को बाइंड कर देगी आपस में, है ना, दो या दो से ज्यादा एटम्स को इस तरह बाइंड करेगी कि वो एक यूनिट बन जाएंगे, या बाज दफा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये आपस में एटम्स को क्या करेगी, रिलेट करेगी, आपस में लिंक कर देगी, बट दैट वुड नॉट बी अ मच स्ट्रॉन्गर फोर्स। इसीलिए बाय दिस डेफिनेशन हम बॉन्ड को शुरू में ही दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, या जिनको हम प्राइमरी बॉन्ड्स कहते हैं। ये कौन से बॉन्ड है बच्चों, जो डेफिनेशन के पहले हिस्से में है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स, ये वो फोर्सेज हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो एटम्स को आपस में बाइंड करती हैं और एक सिंगल यूनिट बना देती हैं। तो ये फोर्सेज कहलाती हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, प्राइमरी बॉन्ड्स। और वो फोर्सेज जो एटम्स को आपस में लिंक करती हैं, आपस में क्लोज भी लाती हैं, लेकिन दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंबाइन देम इन अ सिंगल यूनिट, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड्स या कंपैरेटिवली वीकर फोर्सेस। मैं एग्जांपल भी दूंगा, या सेकेंडरी बॉन्ड्स। ठीक है जी। प्राइमरी बॉन्ड्स में जो सिलेबस में आपके हैं वो तीन बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। These three bonds in your syllabus are primary bonds। प्राइमरी बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया कि ये वो बॉन्ड्स हैं मेरे बच्चों जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ये वो बॉन्ड्स हैं जो कि जिनकी फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एटम्स को आपस में क्या कर देती हैं, बाकायदा बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देती हैं। जबकि अगर हम सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात करें तो सेकेंडरी बॉन्ड में आपने एक नाम अभी कुछ दिन पहले ऑर्गेनिक में भी सुना था, जिसका नाम अगर आपको याद आ जाएगा, बहुत सारी होती है, वेंडर वॉल फोर्स याद आता है, वेंडर वॉल फोर्स याद आता है भाई? यस सर। एक नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या एक नाम होता है जो बहुत जनरल लिया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बच्चों ये जो फोर्सेस हैं, दीज आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये सेकेंडरी फोर्सेस हैं, यानी ये कंपैरेटिवली वीकर फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को आपस में लिंक तो करती हैं, लेकिन दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड द एटम्स टुगेदर। मेरे बच्चे फिर से रिपीट करते हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कैन बाइंड और टेंड टू बाइंड द एटम। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम को या तो बाइंड कर देती है या करने की कोशिश करती है। इसलिए दो कैटेगरीज बन जाती हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है, जो मैं हमेशा ये सवाल खड़ा करता हूं कि भाई एटम अकेला ठीक नहीं था क्या? एटम को क्या खारिश हुई बॉन्ड बनाने की? एटम क्यों बॉन्ड बनाता है? थ्योरी में बहुत आता है सवाल, व्हाई। तो एक मिनट भाई, कॉल आ रही है मुझे, एक मिनट रुकना। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोले। अच्छा बच्चे, आप ऐसा कीजिएगा प्लीज, मुझे 1 बजे के बाद आप कॉल करें या मैसेज करें, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं आपको फिर डिटेल देता हूँ, ठीक है? क्लास चल रही है। ओके जी, थैंक यू। ओके बेटा, तो व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, पहला सवाल आ जाता है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पेपर 2 में आता है। व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम को क्या खारिश पड़ी है कि वो बॉन्ड बना रहा है? एटम अकेला भी तो रह सकता था, क्यों बना रहा है? तो मेरे बच्चे, इसका लंबा चौड़ा जवाब देने का तो टाइम नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं इसका जो शॉर्टकट जवाब है
जो आपको आंसर में लिखना है एग्जाम में वो दे देता हूँ मेरा बच्चा। सॉरी सीरत कुछ कह रही हैं आप? To complete their last shell. जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टू कंप्लीट देयर वैल्यूएशन। असल में 2 वर्ड्स चाहिए आपको, आपने सेकंड हाफ बताया, पहला हाफ नहीं बताया मेरा बच्चा। एटम्स आर अनस्टेबल, पहला हाफ क्या है कि तमाम के तमाम एटम्स एक्सेप्ट ग्रुप 0, जो ग्रुप 0 है हमारा इनर्ट एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो सारे अनस्टेबल हैं और वो बॉन्ड बना रहे हैं टू गेट दी स्टेबिलिटी। जो जवाब है ना वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल करता है। पहला सवाल पहला है कि एटम बॉन्ड बना क्यों रहा है, तो भाई एटम अनस्टेबल है, तमाम एटम्स जो ग्रुप 0 के अलावा हैं, ग्रुप 8 जो इसको हम पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ग्रुप 0 के अलावा जो एटम्स हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं, उनके न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है और वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब अगला सवाल आ जाता है फिर वो स्टेबल कैसे होते हैं बॉन्डिंग में, तो भाई जब वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेते हैं, वैलेंस शेल कंप्लीट करने को अब किस यानी का कॉन्सेप्ट क्या है कि तमाम एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अकॉमोडेट, लास्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल शेल हो गया, 0 ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो हम जवाब 2 हिस्सों में लिखते हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम्स आर अनस्टेबल एंड दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। How they get stability? By getting by completing their valence shell either by octet or duplet। octet और duplet, octet का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो है वो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, यानी इनके लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएं तो इनका शेल स्टेबल हो जाता है। दोबारा कहिएगा, दोबारा सुनिएगा, जवाब जब लिखना है तो कैसे लिखना है, एटम्स are unstable except group 0 elements, they form bond to get stability by completing their valence shell या outermost shell, एक ही बात है, by octet और duplet rule। octet और duplet rule। What is octet और duplet rule? octet rule says कि जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा एटम। डुप्लेट रूल कहता है कि भाई जब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन याद रखिए डुप्लेट रूल आपके सिलेबस में अप्लाई होता है सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर, जो है हाइड्रोजन and helium, all the other elements follow octet rule। तो मेरे बच्चा ये 2 नंबर का सवाल आ गया, उम्मीद है जवाब आपको याद हो गया कि एटम अकेला अनस्टेबल है सिवाय ग्रुप 0 के, और चूंकि ग्रुप 0 स्टेबल होता है इसलिए आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में आप पढ़कर आ चुके हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 0 डू नॉट मेक बॉन्ड, किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड वो नहीं बनाते बिकॉज दे आर स्टेबल ऑलरेडी। ठीक है ना, तो एटम्स all the atoms other than group 0 are unstable and because they want to get stability for that they depend on the other atoms, और वो ये जो रिलेशनशिप में वो आते हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए, दिस रिलेशनशिप इज दी केमिकल बॉन्ड। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टिल दिस पॉइंट टू एवरीबॉडी? अयान, अब्दुल्ला, माज, मिना, चाइना, जैद, किरत, मुनीजा, मरियम, लाइबा, इंशरा, शादमान, हलीमा और बाकी लोग जिनका नाम मैंने लिया, यहाँ तक बात समझ में आती है? बेटा मेरे साथ याद करना, मैं कल भी बता रहा था, लास्ट गो है ये, बस ये रन एंड डस्टेड वाली कहानी है, इसके बाद बैठ के नोट्स रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कैन बाइंड और टेंड टू बाइंड। कितने टाइप का है? जब बाइंड और टेंड टू बाइंड का तो 2 कैटेगरीज हो गई, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड द एटम्स इन सच अ वे दैट दे बिकम अ सिंगल यूनिट। However, weaker category only link the atoms together. Why do atoms form bond? Atom को जरूरत क्या पड़ी है? All atoms except 0 are unstable and they chemically want to become stable. For that they have to make relationships with other atoms and उस relationship को हमने chemical word में क्या कहा कि they need to complete their valence shell by octet or duplet rule। और डुप्लेट के लिए मैंने बताया कि ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द एटम्स जो इस रूल को फॉलो करते हैं, रेस्ट ऑफ द एटम्स फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो इसका मतलब है जितनी भी बॉन्डिंग्स हम देखेंगे अपने सिलेबस में, वो सारी बॉन्डिंग्स में जो एटम बॉन्ड बना रहे होंगे तो दे विल कंप्लीट ऑक्टेट और दे विल कंप्लीट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, बॉन्डिंग का जो टॉपिक है ना, ये पेपर 2 में बॉन्डिंग और जॉइंट स्ट्रक्चर, ये जो 2 टॉपिक अभी लाइन से आएंगे ना, ये पेपर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है ही थियोरेटिकल,
ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसमें डायग्राम एग्जाम में बनवा सकता है, डायग्राम आप गलत बना सकते हो, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, तो इसलिए ये टॉपिक हमेशा, बल्कि अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है तो ज्यादातर अगर आप हर 2-3 साल के बाद देखेंगे कि एक बड़ा सवाल 7-8 नंबर का बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा। मतलब 7-8 नंबर में मल्टीपल पार्ट्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टी होगी, एक्सप्लेनेशन होगा, डायग्राम होगी और जनाब डेफिनेशंस होगी, तो 7-8 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन जो है ना वो बॉन्डिंग से रिलेटेड बन जाता है। तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है, ये भी नहीं कि मुश्किल है। तो मेरा बच्चा आयोनिक बॉन्ड से शुरू करते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है इसको जानने से पहले याद रखिए कि आयोनिक बॉन्ड आपके सिलेबस के लिहाज से हम बात करें तो इट इज अ केमिकल बॉन्ड। ये वो ताल्लुक है जो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट आपके सिलेबस में ठीक है। इट इज अ बॉन्ड जो हमेशा किसके दरमियान बनता है, मेटल और नॉन मेटल। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ के आ चुके हैं ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 3 क्या है, मेटल्स है। ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 ये नॉन मेटल्स है। वैसे तो ग्रुप 8 भी नॉन मेटल, लेकिन ग्रुप 8 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो एमसीक्यू में रैंडमली आ जाता है कि भाई फला फला से रिएक्ट करेगा, बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है ये जानना बाद में जरूरी है, पहले ये जानना जरूरी है कि कब बनेगा। तो जब भी एक मेटल एटम नॉन मेटल एटम के सामने आएगा, जब भी एक मेटल एटम नॉन मेटल एटम के सामने आएगा, तो जो बॉन्ड वो बनाएगा, जो आपस में बॉन्ड वो बनाएंगे, वो आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है जी। अब डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल मशहूर जमाने सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, वो पहली एग्जांपल लेने जा रहे हैं NaCl की। अब NaCl में क्या आयोनिक होगा हम कैसे कंफर्म करेंगे, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो Na ग्रुप 1 का है, Cl ग्रुप 7 का है। तो क्या हमारी जो क्राइटेरिया उसमें फिट बैठ रहा है भाई, ग्रुप 1 और 7 मेटल और नॉन मेटल आयोनिक बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बोलो। अच्छा, अब तरीकेकार देखो कि पेपर 2 में जब लिखने के लिए आएगा तो करेंगे कैसे, गधों को लिखना नहीं आता। तो जब कंपाउंड आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर एनालाइज करें ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप क्या करोगे, कंपाउंड में पहले तो डिसाइड करोगे कि कौन से ग्रुप का है। जब पता चला कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या करना है बेटा, जो भी एलिमेंट है ना इस कंपाउंड में, इनको अलग अलग कर लेना, इनको अलग अलग कर देना है। Na अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया। अलग अलग करने का क्या लॉजिक है, ये थोड़ी देर में आप सीख जाएंगे जब मुश्किल एग्जांपल भी दूंगा मैं। Na को अलग कर दिया, Cl को अलग कर दिया, इसका प्रोटॉन नंबर लिख दिया 11, इसका प्रोटॉन नंबर लिख दिया 17। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, कल सिखाई थी 2,8, अरे बोलो भाई 2,8,1। फिर ये क्या हो गया 2,8,7। कल बताया था, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन से ग्रुप के, तो यहां से भी ग्रुप पता चल रहा है, ये ग्रुप 1 का है, ग्रुप 7 का, बोलो। पीरियड कौन सा है, पीरियड कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ये पीरियड 3 का और ये भी पीरियड 3 का। मोहम्मद यस और नो, फसीहा, इंशरा, अवैस, हलीमा, क्या पीरियड, चलो गुड हो गया। चलो अभी तो, अब मेरे बच्चे हम क्या देखते हैं कि सोडियम जो है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है 8 हो जाए, और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो भी चाहता है 8 हो जाए। तो अब सोडियम के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया 7 इसके पास डेफिशिएंट है। तो सोडियम क्या करता है, मेटल एटम बड़ा दयालु होता है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दयालु है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ऑल मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कभी गेन नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। तो मेटल क्या देखता है कि यार 7 इलेक्ट्रॉन में कहां गेन करूंगा, दफा करो, इसको भी लूज कर दो। जब ये इसको लूज कर देता है तो नेगेटिव लूज हो रहा है। मेरे बच्चे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक नेगेटिव लूज हो गया तो क्या एक पॉजिटिव हैवी हो जाएगा, बोलो भाई। और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 2,8। इसी तरह क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन 17 था, इस नेगेटिव को क्लोरीन ने गेन कर लिया। क्लोरीन में पहले 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्लोरीन ने एक नेगेटिव गेन कर लिया, तो क्या हो जाएगा 288। और चूंकि एक नेगेटिव गेन किया तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक नेगेटिव गेन किया इसलिए एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव लूज हुआ इसलिए एक नेगेटिव लूज हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ये बन गए ऑपोजिटली चार्ज आइंस। ये क्या बन गए, ऑपोजिटली चार्ज आइंस। फिजिक्स हमें क्या सिखाती है कि ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान हमेशा क्या होती है, फोर्स ऑफ attraction, and the force of attraction between these oppositely charged ions is called, बोलो भाई, ionic bond। ये जो आइंस बनेंगे दोनों का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, और नाउ these ions will be attracted towards each other by strong electrostatic force, strong electrostatic force of attraction which is called ionic bond। तो ionic bond को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा जल्दी से, it is the strong इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वर्ड आना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds the oppositely charged ions together। एक और भी तरीका होता है इसको डिफाइन करने का, दैट इज केमिकल बॉन्ड। अब आपने देखा ये आयन कब बना, जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे ने गेन किया, यस और नो।
हाँ भाई, ये बॉन्ड कब बना? जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन किया। हाँ या ना तो बोलो बच्चों। सर इस एटम में केमिकल हमेशा बॉन्ड क्या दैट इज विद मेटल दैट जो है फॉर्म। वो हमेशा लूज करता है? जी बेटा, मेटल जो है वो हमेशा क्या हमेशा लूज लूज करता है? करते हैं जी। कौन सवाल पूछ रहा है ये? किसने मैं पूछा ये पूछ सवाल? रही हूँ। रिदा जी, मेटल रिधा। बेटा हमेशा लूज करते हैं, हमेशा। ठीक है, नो एक्सेप्शन। फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफेरेंस। केमिस्ट्री की ये ब्यूटी है, जितनी दफा पढ़ोगे नई सीखे, नई चीजें सीखोगे। ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो केमिकल बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया और आपने ले लिया, ये हो गई कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो केमिकल बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस को होल्ड कर रही है, इसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और NaCl में ये आयोनिक बॉन्ड हमें प्रेजेंट नजर आता है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. बेटा नहीं समझ में आया तो पूछना पड़ेगा। अयान, अब्दुल्ला, अशफाक, मुनीजा, जैद, साइना, इंशरा, क्या ये बात समझ में आ गई? मास, ख्वाजा। Yes, sir. Yes, समझ sir. आ गई। अब आ जाओ बेटा, असल गेम है डायग्राम की। डेफिनेशन तो बच्चे ने रट्टा मारी, डायग्राम की गेम है। देखो डायग्राम तुमसे एग्जामिनर एटम की भी पूछ सकता है, आयन की भी पूछ सकता है, दोनों में क्या गलती करते हैं बच्चे ये देखना है। दूसरा डायग्राम है वो तुम्हें सारे शेल्स बनाने को भी कह सकता है, सिर्फ वैलेंस शेल बनाने को भी कह सकता है। तो इसलिए सारे वर्जन देखने। यूजुअली आयोनिक कंपाउंड की जो डायग्राम्स आती हैं उसमें सारे शेल्स बनाने होते हैं, और कोवेलेंट वाली डायग्राम में यूजुअली वैलेंस शेल बनाना होता है। तो हम शुरू करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमें सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी है, सोडियम और क्लोराइड की। अब देख के बनाने को रॉकेट साइंस थोड़ी है। सोडियम में क्या नजर आ रहा है? 1 2 3 शेल है, क्लोराइड में भी 3 शेल है। अब एटम की डायग्राम अगर बनानी हो तो कैसे बनेगा? सबसे पहले ये सोडियम का न्यूक्लियस आ गया, ये एक शेल आ गया, ये एक शेल आ गया, ये दूसरा शेल आ गया, और ये तीसरा शेल। आप कंपास से बनाओगे अच्छे से, ये तीसरा शेल आ गया। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अच्छा, की बना लेंगे, की लिख लेंगे। ये जो हमारा डॉट है वो इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम को शो कर रहा है, और जो हमारा क्रॉस है, यूजुअली डॉट क्रॉस सिंबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन को शो कर रहा है। अब आप क्या कहते हो? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? नहीं समझ में आया तो बोलना। पहले में 2 थे, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो 2 डाले। फिर दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 डाले, और थर्ड में 1 डाल दिया। ये बन गया सोडियम का एटम। अब क्लोराइड का एटम बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? क्लोराइड का न्यूक्लियस बना दिया। उसमें कितने शेल है बेटा? देखो 1 2 3, तो इसमें 3 शेल है, तो लगभग उतना ही साइज बनेगा जितना पहले था। यस और नो? 1 2 3, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम साइज बनाना है। अब यहां पर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। बेटा बात समझ में आ रही है? स्क्रीन चली गई क्या? हाँ चलेगा। Yes, sir. अभी आ जाएगी तो बताना। आ गई? जी सर, आ गई। आ गई। तो बेटा मैं आपको इलेक्ट्रॉन डाल के दिखा रहा था एटम की डायग्राम में। यूजुअली एटम की डायग्राम कम पूछता है, लेकिन भाई कुछ भरोसा थोड़ी है। तो क्लोराइड में क्या था? पहले 2 में क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है एटम की डायग्राम। एटम की डायग्राम जब आपने बनानी है, बस सिंपल डॉट क्रॉस से दिखाना है, कोई इसमें लॉजिक नहीं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब असल गड़बड़ बच्चे करते हैं आयन का डायग्राम बनाने में। जब आयन का डायग्राम बनाना है तो आपने क्या देखा? सोडियम ने क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था? बोलो। Yes. तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? खत्म। मेरे पास खत्म। फैसिलिटी है, मैंने रिमूव कर दिया, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो वहां से उठा वो कहाँ लूज होके आ गया? यहाँ आ गया। बोलो। Yes. तो आप क्या करोगे? जब सोडियम से आपने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठा के इधर क्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम का एक शेल कम हो गया, और जब शेल कम हो गया, अब उसके बाद मेरा बच्चा आपने क्या करना है? Charge आयन बन करना जाएगी। है। और आयन के बारे में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, बेटा आयन को ब्रैकेट में करना लाजमी होता है। आयन को ब्रैकेट में करना लाजमी होता है। कैसे करेंगे ब्रैकेट में? ये आपने आयन बनाकर इसको इस तरह से ब्रैकेट में किया, और इस पर कितना चार्ज था? प्लस, ये प्लस लगा दिया। इसी तरह क्लोराइड आयन को भी ब्रैकेट में करेंगे बेटा। क्लोराइड आयन को ब्रैकेट में कैसे करेंगे? ये आपने उठाया, क्लोराइड आयन को ब्रैकेट में किया। क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। किसका इलेक्ट्रॉन गेन किया है? सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ आपने यहाँ माइनस का चार्ज लगा दिया।
ये बन गया सोडियम क्लोराइड का डायग्राम। अगर आपने चार्ज नहीं लगाया या आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे आयोनिक डायग्राम में। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब मैंने बताने के बाद भी अगर आप करेंगे तो अल्लाह ही हाफिज व नासिर है आपका। क्योंकि ये मुफ्त के नंबर्स हैं बेटा, ये ऐसे नंबर हैं जो कि आपको मुफ्त में मिल रहे हैं। आपको ये इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से ये नंबर मिल रहे हैं विदाउट एनी हैसल। तो आप अगर इसमें भी भड़ मार देना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। तो आपने पहले एटम का, अगर उसने पूछा है एटम का डायग्राम तो एटम का डायग्राम बनाएंगे, नहीं तो डायरेक्टली आयन का बनाएंगे। पता कैसे चलेगा डायग्राम में? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन की होगी ना, इससे सब कुछ पता चल जाएगा कि जब आपने एटम और आयन की कॉन्फ़िगरेशन की तो पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। जब आप डायग्राम बना रहे होगे तो डायरेक्टली 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के दिखाओगे, जो 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे वो सोडियम वाला दिखा दोगे, और सिंबल भी सोडियम वाला ही इस्तेमाल होगा। इज दैट क्लियर? Yes. यस जो बात सर। समझ में आ गई सब बच्चों को? यहां तक एक जी एग्जांपल समझ सर। में आई? Yes, sir. चलो अब आ जाओ दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैं पैटर्न आपसे पूछूंगा जो मैंने कहा रिपीट करना है। क्या बताया सर ने कि जब भी कोई एग्जांपल आएगी एनालाइज करने के सबसे पहले क्या चेक करोगे, उसके ग्रुप क्या है, ताकि पता चले कि बॉन्ड कौन सा है। एग्जामिनर ये थोड़ी बोलेगा कि आयोनिक बॉन्ड है इसको एनालाइज करो, एग्जामिनर तो आपको दे देगा भाई इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एनालाइज करो। अब आपको पहले तो पता करना है कि इसमें बॉन्ड है कौन सा। उसका तरीका क्या है? आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो, आप देखते हो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है और क्लोरीन ग्रुप 7 का है। तो भाई मेटल नॉन मेटल हो गया, बोलो। Yes. यस जब सर। मेटल नॉन मेटल हो गया तो आयोनिक बॉन्ड की कैटेगरी में फॉल कर गया। अब आप क्या कर रहे हैं, सर ने क्या बताया था कि आप एटम्स को अलग अलग कर लें। मैग्नीशियम अलग कर लें, उसका प्रोटॉन नंबर है 12 और क्लोरीन कितने हैं 2। तो मैं 2 बार लिख रहा हूं ताकि गलती ना हो समझने में। रेदा बात समझ में आ रही है? लाइबा, जी मैंने 2 सर। बार लिख लिया क्लोरीन। क्यों 2 बार लिखा? ताकि गलती ना हो समझने में, जब मैं आपको समझा रहा हूं या खुद समझ रहा हूं तो कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है जी। अब मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,2। क्लोरीन का क्या होगा? 2,8,7। और इसका क्या होगा? अगेन 2,8,7। अब आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई फायदा नहीं है उसको, जबकि क्लोरीन को एक एक चाहिए। तो क्या करेगा मैग्नीशियम? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन गेन कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन गेन करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 या 2? दो दो। किए। दो। दो दो किए। नेगेटिव प्लस लूज 2 किए तो आएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का 2। प्लस 2। 2। अच्छा, अब मुझे बताओ क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 या 1? एक। एक दो। दोनों गेन किया। एक क्लोरीन ने एक ही एक गेन एक। किया है, एक एक 2 ने गेन किए। ये बहुत एक डिफरेंट बात है। दोनों ने मिलकर एक एक गेन किया है, दोनों ने मिलकर टोटल 2 गेन किए। हालांकि पर क्लोरीन हम बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इसलिए क्लोरीन पर -2 का चार्ज नहीं आएगा, बल्कि कितना चार्ज आएगा? -1। दोनों क्लोरीन पर सर -1 का चार्ज आएगा। इज इट ऑब्वियस? सर अगर Cl2 में -2 लगा दें? गलत हो जाएगा बेटा, यही तो बता रहा हूं, यही गलती नहीं करनी है, गलत हो जाएगा। Cl2 में -2 का मतलब ये होगा कि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं पर एटम चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने रिडॉक्स का चैप्टर पढ़ा हो, याद आएगा, रिडॉक्स चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन निकालते थे, क्या होता था? पर एटम निकलती थी ना वो। तो इसलिए यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि भाई आपने देखा +2, उसने 2 लूज किए तो +2 और इसने 2 गेन किए तो -2। ना ना ना, उसके एक एटम ने तो एक ही गेन किया है, जो हमें कॉन्फ़िगरेशन से नजर आ रहा है। ऐसा नहीं तुक्का नहीं लगा रहे हम, ये हमें दिख रहा है। अब अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली इसमें आयोनिक डायग्राम बना के दिखाऊं, मैं कहूंगी डायरेक्टली आयोनिक डायग्राम बनाओ, ठीक है? तो कैसे बनानी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ऐसी होता है आयोनिक डायग्राम। तो आप सिंबल ले लो, पहले डॉट से ले लो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम, की लिखना लाजमी है बेटा, और क्रॉस से ले लो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। अब जनाबे अली क्या करना है, मैग्नीशियम का एटम देखो, मैग्नीशियम के एटम में कितने शेल बनाऊंगा, बोलो भाई। आयन की डायग्राम बना लो, कितने शेल 2 बनाऊंगा? 2। 2 2। एक। ये एक की आवाज कहां से आ रही है भाई? 2 नहीं बनेंगे, एक क्यों बनेगा अल्लाह की बंदी? हाँ, सॉरी। ठीक है, ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट शेल बनाते थे, न्यूक्लियस ही नहीं बनाते। भाई न्यूक्लियस के बगैर बनाओगे तब भी डायग्राम गलत। मैग्नीशियम का न्यूक्लियस आ गया, इसको लेबल करोगे mg, ये पहला शेल आ गया और इसके बाद ये दूसरा शेल आ गया। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आयन की डायग्राम है। फिर मैंने क्या बताया था, जब भी आयन की डायग्राम बनाएंगे इसको लाजमन किसमें करना है, बोलो भाई? ब्रैकेट में। ब्रैकेट्स ये में ब्रैकेट +2 वाली बात पता नहीं क्यों हमारे बच्चों को ध्यान से निकल जाती है। और चार्ज क्या लगेगा इस पे, बोलो? 2 चार्ज plus ऑफ +2। ये मैग्नीशियम का डायग्राम हो गया। अब आ जाओ क्लोरीन का डायग्राम देख लेते हैं। क्लोरीन का डायग्राम देख लेते हैं। अब क्लोरीन के डायग्राम में क्या करना है भाई? तो क्लोरीन के डायग्राम में कितने शेल बनेंगे बताओ? 1 2 3, यस और नो? 3। तो ये हमारे पास आ गया क्लोरीन का न्यूक्लियस,
और जनाबे आली ये इसका पहला शेल आ गया, ये इसका दूसरा शेल आ गया, और ये इसका तीसरा शेल आ गया। ठीक है जी। अब उसमें जनाबे आली पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे शेल में कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरे शेल में कितने हैं? अब 8 हो गए उसमें भी। 1 डॉट 2 लगा 3 4 5 6। 6 पहले से थे, सॉरी 7 पहले से थे, और एक अब बाहर से आया। बाहर से जो आया उसको यूं शो किया हमने, ये आया ना मैग्नीशियम से। भाई एक क्लोरीन ने एक ही गेन किया था, यस और नो? एक क्लोरीन Yes, sir. एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया था। 7 इसके पास पहले से थे कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो 7 हमने बना दिए। एक बाहर से गेन किया, जो बाहर से गेन किया उसको भी दिखा दिया। अब क्या करेंगे? इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। और चार्ज कितना लगेगा ब्रैकेट के बाहर? बोलो बेटा। -1 का। -1 अब क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन थे, तो अब यहाँ तो पर 2 आप है। सिंपली 2 लिख दें, या यूं करके मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें, एक ही बात है। आपको 2 बारी क्लोरीन बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें, या सिंपली यहाँ 2 लिख दें, दैट वुड बी इनफ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो आयोनिक डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर जी बेटा, सवाल पूछें। सर एक एग्जांपल और करवा दें, लिथियम और नाइट्रोजन का कैसे होता है? किसका बेटा? लिथियम और नाइट्रोजन का। क्या बात, लिथियम और, ये कहाँ से लाई हो एग्जाम्पल? बस दिमाग में आ गया। हाँ, दिमाग में इतनी वाहियात एग्जाम्पल कैसे आ गई दिमाग में? इतना दिमाग तो तुम्हारा चलना नहीं चाहिए था। बस बताएं। चले, मैं इससे भी मुश्किल वाली करा देता हूँ बेटा, और बोलो। इससे पहले भी ये मुश्किल वाली करवाएं, करा देता हूँ, ये ले लो, Al2O3। लिथियम है? वाली भी करवाएं। ओके, हाँ जी। लिथियम वाली भी करवा दीजिएगा। अच्छा ले भाई, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया है तो। अच्छा भाई, ठीक है भाई। देखो असल बात क्या है, स्टाइल आपको पकड़ना है। चाहे लिथियम वाली ले लो, साइड में ये भी लिख देते हैं, Li3N, लिथियम नाइट्राइड। अब मेरे बच्चे, बात ये है कि आप जो सर सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहे कैसी भी एग्जांपल आ जाए। क्या बताया था मैंने? एक भी बात नहीं बताऊंगा। आपने क्या देखा? ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 6 है आयोनिक बॉन्ड, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 5 है आयोनिक बॉन्ड। आपने कहा भाई मेटल नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड, पहला तो जजमेंट आपका ये हो गया। दूसरा, सर ने क्या बताया था कि एटम्स को अलग अलग लिख लो। एल्यूमिनियम 2 है, 2 को अलग अलग लिख लिया। ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3 अलग अलग लिख लिया। बात समझ आ रही है? यहाँ साथ साथ लिथियम वैसे भी रख लास्ट जाओ। शेल की लिथियम 3 है तो लिथियम को 3 बार लिख लिया, नाइट्रोजन 1 है, 1 बार लिख लिया। अब प्रोटॉन नंबर इनका क्या है? एल्यूमिनियम का है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन करते जाओ 2,8,3, 2,8,3। ऑक्सीजन का क्या है? 8, तो क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? भाई इसके अलग पैसे होंगे ना, तो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए पैसे लगेंगे अलग से। 2,6, ठीक है जी, ये इनकी फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मसला नहीं अब है। इनको क्या है भाई? इसको भी 8 पूरे करने हैं भाई। क्या होगा? 2-2 की कमी है, 2-2 की कमी है, क्या होगा? तुक्का लगा सकती हो भाई। यहां पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 और 3 मिलाकर, बोलो। Yes. यस सर। और उनको टोटल 6 चाहिए, तो क्या होगा? 2 ये गेन कर लेगा, Sir, 2 do ये do गेन or कर you लेगा, can. और 2 ये गेन कर लेगा। यस और नो? यस सर। तो मिला, मालूम क्या होगा? मालूम क्या हुआ कि एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा, एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा, तो क्या चार्ज आ जाएगा? +3 का निकाल, और कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? 2,8। इज दैट क्लियर? सर लास्ट लेकिन शेल का नहीं बना सकते सर? जी बेटा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट शेल बना दे, बैलेंस शेल जो होगा आपका। क्या वैलेंस क्या होगा? सिर्फ लास्ट शेल की, या वो जो बना रहे हैं डायग्राम वाले, सिर्फ लास्ट शेल की बनाऊं मैं? वो तो एग्जामिनर पूछेगा ना भाई। एग्जामिनर अगर कहेगा लास्ट शेल बनाना, तो सिर्फ लास्ट शेल बनाओगे। एग्जामिनर कहेगा, वैसे यूजुअली आयोनिक में लास्ट शेल नहीं आता, आयोनिक में पूरी डायग्राम आती है, कोवेलेंट में लास्ट शेल आता है। लेकिन वो तो एग्जामिनर बताएगा, अभी तो मैं पूरा बनाना नहीं सिखाऊं क्या? अभी क्या ओके बात ओके कर तुम सही कहने लगे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो चार्ज कितना आ गया? +3, 2,8 हो गया। और ऑक्सीजन ने कितने गेन किए? 6 गेन किए कि 2 दो गेन किए? दो दो 2 गेन 2 की। गेन किए, तो ये भी 2,8 हो गया, चार्ज आ गया -2 का। ठीक है जी। अच्छा, अब यही चीज लिथियम में भी कर लें। लिथियम क्या था? लिथियम का प्रोटॉन नंबर कितना है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2,1 2,1 2,1, और नाइट्रोजन होता है 7, तो ये हो जाएगा 2,5। ठीक है जी। अब लिथियम के पास आखिरी चरण में एक इलेक्ट्रॉन, उसका अचार डालेगा, कुछ भी नहीं करेगा। नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? बोलो, अरे बोलो ना।
नाइट्रोजन में चले जाएंगे, नाइट्रोजन में क्या चले हो जाएगी? जाएंगे। लिथियम एक एक लूज करेगा तो लिथियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1। कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? सिर्फ 2। क्या रह जाएगी भाई? सिर्फ 2। और नाइट्रोजन जो है वो 7 पे चला जाएगा, 7 था 2,5 से 2,8 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने गेन किए? 1 गेन किया, 3 गेन किए? 3 के। 3। तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा? -3। इज दैट क्लियर नाउ रिदा मुगल? जी सर, लेकिन ये एल्यूमिनियम वाला नहीं समझ आया, जब उसके आखिर में 3 है तो उसने 2 कैसे दिए? नहीं बेटा, टोटल लॉस और गेन को देखना है बेटा। एल्यूमिनियम के पास दो एल्यूमिनियम थे, दोनों के पास टोटल मिला के 3 6 इलेक्ट्रॉन थे, और ऑक्सीजन को 2 के हिसाब से चाहिए थे। तो एल्यूमिनियम ने तो अपने तीनों लूज कर दिए, उन्होंने गेन करने वालों ने 2 के हिसाब से, क्योंकि वो 2 से ऑक्सीजन जो है वो 2 से ज्यादा गेन नहीं कर सकता, उसके पास 2 ही की जगह खाली थी, तो जो 6 बाकी जो इलेक्ट्रॉन एक बच गया वो कहाँ गया? कहाँ बचेगा? क्या हो गया भाई, नींद में हो गया? ये 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। 2 ये सही गेन है। करेगा, 2 ये गेन करेगा, 2 कहाँ से बचेगा? अच्छा अच्छा, आप समझ गए, आप हैं? समझ गए। सही है, समझ गई। अब अगर डायग्राम बनाने की बात की जाए, डायग्राम बनाना हो उसकी Al2O3 की, तो एक बार एल्यूमिनियम बनाएंगे, 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक बार ही बनाना होगा। एक बार एल्यूमिनियम और उसके बराबर में ऑक्सीजन बना देंगे। कैसे बनाएंगे भाई? एल्यूमिनियम में कितने शेल बनाने हैं? बोलो, कितने शेल बनाने हैं एल्यूमिनियम में? 3 आयन की डायग्राम बता रहा हूँ, आयन की डायग्राम 2 2 बनाने। तो पहले क्या बनाया हमने? न्यूक्लियस। पहले एलिमेंट का न्यूक्लियस आ गया, उसके बाद न्यूक्लियस के अराउंड पहला शेल, और ये दूसरा शेल आ गया। और ऑक्सीजन के कितने बनाने? उसके भी 2 बनाने। तो ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस आ गया, और उसके बाद ऑक्सीजन का ये पहला शेल आ गया, और ऑक्सीजन का दूसरा शेल आ गया। की हमने लिखनी है लाजमी। डॉट के जरिए मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम है, और क्रॉस के जरिए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब एल्यूमिनियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और सेकंड शेल में 8। तो ये आ गए 1 2, और सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले शेल में 2, और अब गेन करने के बाद, पहले 6 थे, अब गेन करने के बाद 8 हो गए। यस और नो? तो पहले बेटा ये आ गया 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6। पहले 6 थे, अब 2 गेन किए। गेन जो किए वो किससे शो करोगे? डॉट से। यस और नो? ये गेन कर लिए, इसके ऊपर चार्ज आ गया -2, और इसने 3 लूज किए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +3। क्या डायग्राम बिल्कुल क्लियर है बेटा? डायग्राम में कंफ्यूजन होगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या ये डायग्राम क्लियर है? ऊपर से देख के बनाइए। एल्यूमिनियम Yes, 2 था, ये sir. 2 जी बेटा पूछे। कोई सवाल आ रहा है? बोलो, क्या कोई सवाल है जी? अयान, लाइबा, हलीमा, अब्दुल्ला, फसिया, मनाइम, माज, मायरा, उमर, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, ये तो मैंने आपके सिलेबस से भी परे चला गया। सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा था कि भाई बनाना कैसे, डायग्राम बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। एवरीथिंग वुड बी जो है ना वो क्लियर फ्रॉम दी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन देखकर चार्ज वार्ज सब कुछ पता लग जाएगा, कोई इसमें गड़बड़ या कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद पेपर 2 में इसमें अब चूंकि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर डायग्राम तो समझ में आ गई, अब आ जाते हैं मेरे बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड को, रीजनिंग वाली बात पे आ जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आप जानते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या था? इट वाज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। तो अगर मैं समझाने के लिए 3 एग्जांपल ले लूं, NaCl, MgCl2, इसी तरह AlCl3, Al2O3, ठीक है ना? अब जरा इनको कंपेयर कर लेते हैं। चार्ज देखें, इसमें क्या है? +1 -1 चार्ज बनता है, इसमें +2 -1 बनता है, इसमें +3 -1 बनता है, इसमें +3 और -2 बनता है। बेटा वी नो कि आयोनिक बॉन्ड जो है, आयोनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। तो क्या इन सब में आयोनिक बॉन्ड होगा? जी हाँ होगा। लेकिन क्या इन सब का आयोनिक बॉन्ड इक्वली स्ट्रेंथन होगा? इक्वल होगा स्ट्रेंथ में? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिटली चार्ज आयन। तो जहां पर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलो ज्यादा होगी या नहीं होगी? Yes. तो अगर इसको मैं सीधे सीधे ऑर्डर में कर दूं, मेरी बात अगर तुम समझ गए हो, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड इन एग्जांपल्स में Al2O3 में होगा। क्या ख्याल है?
क्यों? क्योंकि Al2O3 में दी चार्जेस आर दी हाईएस्ट, +3 -2 है चार्ज, बाकी जगह +3 -1, +2 -1 और +1 -1 है। एज आयोनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आइंस, तो जहां पर चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पर आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अट्रैक्शन की स्ट्रॉन्गर होगी। तो इन एग्जांपल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड किसमें होगी? Al2O3 में। क्या ये रीजनिंग समझ में आती है अगर इस तरह कंपेयर करने के लिए आ जाएगा? जी मायरा Yes, वागले, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नबीहा, जैद मुगल, शाइना, बात समझ में आ गई बेटा? मायरा की आवाज क्यों नहीं आ रही जी, मुझे? सर। अब्दुल्ला मोहम्मद, जाग जाओ बेटा। Sir, इधर हो। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है कि बेटा स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड डिपेंड करती है चार्ज पर। रिदा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, रोमान, हलीमा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, ऑपोजिट चार्ज का सम जितना ज्यादा आ रहा होगा, उतना ऑपोजिट चार्जेस जितना स्ट्रॉन्गर होंगे, उतना ज्यादा जो आयोनिक बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। ये हो गई स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट। अब आ जाते हैं जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, 3 या 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं अलोंग विद रीजन, रीजन के साथ आती है। बाज दफा प्रॉपर्टी बताकर रीजन पूछता है, बाज दफा प्रॉपर्टी भी आपसे पूछता है, रीजन भी आपसे पूछता है। ठीक है जी, बचपन से पढ़ रहे हैं आप प्रॉपर्टीज, बच्चों वाली प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है? ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अब डिटेल में हम जाएंगे वर्बली, लेकिन एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं दूंगा, वर्बली समझाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, मान के चलो कि इनमें से कोई प्रॉपर्टी आएगी, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, all ionic compounds are soluble in water. And last property, Conduct all electricity ionic compounds and molten. are electrolytes. ये 4 प्रॉपर्टीज हैं बेटा, चारों की एक्सप्रेशन सुन लीजिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है? ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें क्या पता चला हमें बच्चों? 2 बातें पता चली, एक क्रिस्टलाइन है और दूसरा सॉलिड है। एक क्रिस्टलाइन है और दूसरा सॉलिड है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब है जब पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं। एज वी नो के जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो ऑपोजिटली चार्ज आइंस हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ना। कौन सी फोर्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो जो फोर्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने आइंस को दूर दूर नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि आइंस को बिल्कुल पकड़कर एक दूसरे के साथ घुसेड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक किया हुआ है, इसलिए स्टेट तो सॉलिड होनी थी। सेकेंड जो बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये होता है, जो मैंने हमेशा एक एग्जांपल दी है कि आप एक लड़के की अलमारी खोलते हैं तो उस अलमारी के अंदर, उस वार्डरोब के अंदर कपड़े ठुसे हुए, और एक आम तौर से एक लड़की, आजकल तो लड़कियां भी निकम्मी आ गई मार्केट में, लेकिन आम तौर से जो परसेप्शन है उसी के ऊपर बात करते हैं कि लड़कियों की अलमारी खोलें तो एक एक कपड़ा सही से फोल्ड होकर तरीके से रखा हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह सॉलिड भी 2 तरह का है। एक सॉलिड वो होता है जिसमें पार्टिकल्स, सॉलिड है तो पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक्ड होंगे ही, लेकिन एक सॉलिड वो है जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। और एक सॉलिड वो है जिसमें पार्टिकल्स ना सिर्फ टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, बल्कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, 3 डायमेंशनल लैटिस में है, ज्योमेट्रिकल शेप में है। जैसे आपने एक कमरे में बच्चों को ठूस दिया और एक कमरे में बच्चों को लाइन बनाकर तरीके से बिठाया, तरीके से खड़ा किया, ये डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का। जिस सॉलिड में पार्टिकल्स सिर्फ टाइटली पैक्ड होते हैं विदाउट अरेंजमेंट, उसे हम एमोर्फस सॉलिड कहते हैं, और जिस सॉलिड में पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में पैक्ड होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए हम क्या कह रहे हैं कि दे आर नॉट ओनली सॉलिड्स, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन binds the oppositely charged ions together tightly and closely in a regular pattern, in a regular geometrical array, in a regular geometrical shape. Therefore जो ये जो solids हैं, they are not just solids, they are crystalline solids. Reason क्या है? फिर सुन लो, strong electrostatic force of attraction binds them tightly, binds the oppositely charged ions tightly, closely in a regular 3-dimensional pattern. Therefore they are crystalline solids. तो reason क्या लिखोगे? 2 कीवर्ड्स आएंगे रीजन में। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन binds the ions, oppositely charged ions
closely or tightly in a regular 3-dimensional or in a regular geometrical pattern, therefore they are crystalline solid. Am I clear? Sir. Yes, sir. स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लोज पैकिंग और रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। अच्छा, अब आ जाओ बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है? अगेन फिर वही बात आ गई, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जरिए बाइंड हुए में, तो अगर इन फोर्सेस को ब्रेक करना है तो वी हैव टू गिव, यस प्लीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यस और नो? Yes. तो यहाँ पर Yes, क्या sir. लिखेंगे बेटा? बेटा इनपुट कम आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना? सिर्फ यहाँ पर अगर ये लिख दिया मिसाल के तौर पे इंशा कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट आए, बेटा रीजन इनकम्प्लीट होगा। आप ये तो कह रहे हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आयान अंबर, अब्दुल्ला अशफाक, अलिशबा राना, लेकिन ये बताना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए क्योंकि जब हम इसे ब्रेक करने जाएंगे तो वी विल बी नीडिंग मोर एनर्जी, वी विल बी नीडिंग हाई एनर्जी, दैट इज व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. लाइबा, मरियम, बात समझ में आ गई? Yes, sir. मायरा वागले, किरात सज्जाद, रुमान मोहसिन, Yes, sir. जैद मुगल, क्लियर है बेटा? चलें आगे चल रहे हैं। अगला पॉइंट आ गया, वाटर में क्यों सॉल्युबल है बेटा? ऑर्गेनिक में ये ऑर्गेनिक में जब मैं मंजन बेच रहा था, ऑर्गेनिक में जब सॉल्युबिलिटी का रीजन पढ़ा रहा था तो वहां भी बताया था कि बेटा ये जो मैं रीजन पढ़ा रहा हूँ सॉल्युबिलिटी का, ये पूरे सिलेबस के लिए है और यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा। क्या बताया था, याद है किसी को? कि भाई सॉल्युबिलिटी जब हम बात करते हैं तो बात कौन सी चीजें पानी में सॉल्युबल होती हैं? जिनमें चार्ज होता है, जिनमें क्या होता है? चार्ज। तो पानी उन्हें क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो जिन चीजों में चार्ज होता है, क्योंकि पानी खुद चार्ज है, पानी खुद पोलर है, तो पानी क्या करता है? ड्यू टू ऑपोजिट पोलैरिटी उनको अट्रैक्ट कर लेता है, और जिनको पानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले वो चीजें पानी में सॉल्युबल होती हैं। वो चीजें पानी में क्या होती हैं? सॉल्युबल। अगर आप इसी में डीजल या पेट्रोल डालने, मिसाल के तौर पर C8H18 डाला आपने पेट्रोल, तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इसे पानी अट्रैक्ट, बोलो, नहीं कर सकता। जब अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो मिक्स भी नहीं करेगा। तो बेटा पोलैरिटी का रीजन, सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या होता है रिदा? ऑल आयोनिक, व्हाई ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज़ आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आप देख रहे हो कि चार्ज्ड है, दे कंटेन चार्ज आयंस, और चार्ज आयंस आर रेडिली अट्रैक्टेड बाय वाटर। वाटर के साथ उनकी इंटरेक्शन बड़ी हेल्दी होती है एंड देयरफॉर दे मिक्स विद द वाटर। समझ तो में आ रही फिर है? सर ये इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों होते हैं? जी बेटा, Why are they insoluble in organic solvents? क्योंकि इनऑर्गेनिक भाई मिक्सिंग का प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जुमला होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर आपने पेट्रोल ले लिया, पेट्रोल में नमक डाल दिया आपने, तो भाई नमक और पेट्रोल में कोई आपस में रब्त नहीं है ना, कैसे अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को? वो पोलर है, वो नॉन पोलर है। लाइक डिसॉल्व लाइक, इनका नेचर मैच नहीं करता, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पोलर कंपाउंड है और पोलैरिटी की वजह से, जो यानी ये तो फिजिक्स है ना बेसिकली, जो चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, जो चार्ज स्पीशी होती है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और जो विदाउट चार्ज है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड ही नहीं करते। देयरफॉर हम कहते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो भी चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब है वो पोलर है, वो चार्ज रखती है, क्योंकि पानी में खुद चार्ज मौजूद है, और चार्ज स्पीशी जब पानी में डाली जाती है तो पानी उस ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने साथ ब्लेंड कर लेता है। एज आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर, एज आयोनिक कंपाउंड कंटेन्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस, therefore water can easily attract them and mix the these ions can get mixed with the water, and therefore we say that these are soluble in water. Is that clear? Yes, sir. लाइबा को Yes, बात sir. समझ में आ गई है जी? नूर, रोमान, शाइना, Yes, sir. Yes, आगे चल रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ, वो तो आपने, और मैं जब जब पढ़ाता हूँ बार बार बताता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट। आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या पढ़ा है बेटा? वो सब्सटेंसेस जो सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट नहीं करते लेकिन मोल्टन और एक्वस में करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ा चुके हैं, तो ये बात आपने बहुत तफसील से पढ़ी है, और इसका रीजन बहुत आता है एग्जाम में कि व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, या व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट करंट इन सॉलिड स्टेट। ये रीजन बहुत पूछे जाते हैं कि ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मतलब? जैसे अगर हम NaCl की बात कर लें, तो सॉलिड स्टेट में जब NaCl होता है तो Na और Cl आयंस आर सो टाइटली पैक्ड दैट दीज आयंस आर नॉट फ्री टू कैरी करंट। आप जानते हैं करंट इज कैरीड बाय फ्री चार्ज, तो
तो जब सॉलिड स्टेट है आयोनिक कंपाउंड की, तो आयंस आर सो टाइटली पैक्ड दैट दे आर नॉट एबल टू मूव, दे आर नॉट एबल टू कैरी द करंट। बट जब हम इसे मेल्ट कर देंगे या पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो दीज आयंस बिकम फ्री, ये आयंस फ्री हो जाते हैं। एंड वंस दीज आयंस बिकम फ्री, देन जब हम इनको करंट देते हैं तो दे इजीली कैरी द करंट। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट ना करता हो, मोल्टन और एक्वस में करता हो, ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। इससे एक बात और भी पता चलती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑपोजिटली चार्ज, ये एमसीक्यू बहुत देखा होगा आपने प्रैक्टिस में, इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की वजह से किसमें होती है? कंडक्टर में। जो कंडक्टर होता है जिसको आप मेटल कहते हैं, उसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट कंडक्ट होता है, अव्वल तो सॉलिड स्टेट में होता नहीं है, लेकिन जब करंट कंडक्ट होता है तो कंडक्ट क्यों होता है कि जब ऑपोजिटली चार्ज आयन जो पहले सॉलिड स्टेट में टाइटली पैक्ड थे, जब वो आयन फ्री हो जाते हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग द स्टेट मोल्टन या एक्वस, तो अब करंट कंडक्ट होता है। यहां पर ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लेना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी नहीं होती इलेक्ट्रोलाइट्स में, कंडक्टर के अंदर जो मेटल होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कंडक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। 4 प्रॉपर्टीज Yes. फिंगर टिप पे। वन लास्ट टाइम बेटा याद करो, मैं पीछे से आ जाता हूँ। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस को होल्ड करे, एक आइटम लूज करेगा, एक गेन करेगा, मेटल हमेशा लूज करेगा। कब बनता है? मेटल नॉन मेटल के दरमियान। कैसे बनाना है? डायग्राम में किस चीज का ख्याल रखना है? की लिखनी है लाजमी, ब्रैकेट बनाना है, चार्ज लिखना है, मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू बताया। स्ट्रेंथ को कैसे कमेंट करोगे? चार्ज देखोगे, जहां पर चार्ज ज्यादा है वहां स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। प्रॉपर्टीज में 4 है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, कम सारे वाली पानी में सॉलेबल है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड which do not conduct current in solid state because ions, oppositely charged ions, are not free to move, but it conducts current readily in molten or aqueous state because ions become free to carry current. Am I absolutely clear till this point to everybody? Yes, sir. Yes sir. That's all from the ionic bond. Ionic bond यहाँ पर मुकम्मल तौर से खत्म हो गया। अब much easier version पे चलते हैं, which is covalent bond. आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा डायग्राम में ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जा रहा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए, ये बॉन्ड बनता है बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन, जो दो नॉन मेटल हैं, चाहे सेम हो या डिफरेंट, दो नॉन मेटल्स को अगर आपस में बॉन्ड बनाना पड़ गया तो वो बॉन्ड कौन सा बनाएंगे? कोवेलेंट। एंड इसकी डेफिनेशन मैं शुरू में बता देता हूं। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस नहीं देखते, बल्कि ये क्या होता है? बॉन्ड जी फॉर्म बाय, भाई पढ़ा हुआ है ना स्कूलों में, म्यूचुअल Share. शेयरिंग। क्या वर्ड है भाई? रुबाब, रुबाब क्या हो रहा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। वहां क्या वर्ड था? ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। एक एटम दे रहा है, दूसरा ले रहा है, लेकिन यहां क्या है बेटा? शेयरिंग। याद रखो, आइडियल तो ट्रांसफेरेंस ही है। आइडियल क्या है लाइबा? आइडियल क्या है? ट्रांसफेरेंस। कि भाई मुझे एक चीज चाहिए थी, तुमने मुझे दे दी, मेरी हो गई। ये आइडियल सिनेरियो है। लेकिन बाज दफा ये सिनेरियो मुमकिन नहीं होता। मोहम्मद बिन खालिद, बाज दफा ये सिनेरियो मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक चीज है जो मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए, लेकिन है सिर्फ मेरे पास। अगर सिर्फ मैं इस्तेमाल करूं तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। मैं बोलूंगा भाई ठीक है यार, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम भी कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करो। इसी तरह तुम्हारे पास एक चीज है, उसकी जरूरत मुझे है, तो तुम और तुम्हें भी है, तो तुम भी इस्तेमाल किया करो, कभी कभी मैं भी कर लूंगा। तो ये है जुगाड़, ये है वक्ती तौर का सोल्यूशन। इसीलिए आप देखते हैं कि कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं, वो आयोनिक के मुकाबले में उतने स्टेबल नहीं होते। इन जनरल आयोनिक के मुकाबले में उतने स्टेबल नहीं है, क्योंकि आयोनिक वाली जो सिचुएशन है ना, वो आइडियल है कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसकी छुट्टी। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसने दे के जान छुड़ाई, जिसने लिया लेके जान छुड़ाई। लेकिन यहाँ शेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बनी रहेगी। यस और नो? Yes. अब इसको एनालाइज करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे Cl2 का एग्जांपल से शुरू करते हैं। अब क्या है भाई? उसी तरह शुरू करेंगे। आपने कहा यार Cl2 में 2 क्लोरीन है, दोनों ग्रुप 7 के हैं, नॉन मेटल है। बोलो भाई। Yes. तो नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होता है बच्चों? बोलो। कोवेलेंट। आपने Covalent फैसला कर bond. लिया कोवेलेंट होगा। अब क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ क्लोरीन लिखा, यहाँ क्लोरीन लिखा, क्या नंबर है? 17 और 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,7, 2,8,7। दोनों के लास्ट शेल में कितने के इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा? बोलो। 7 7
अब मुझे बताओ, अगर ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना देना करें तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? कॉमन सेंस लगा के बताओ। नहीं। अगर ये इसको दे दे तो उसके 8 पूरे होंगे, उसके नहीं होंगे। और अगर नीचे वाले ऊपर वाले को दे दे तो एक के 8 पूरे होंगे, दूसरे का नहीं होंगे। हम जानते हैं कि बॉन्डिंग ऐसे नहीं होती कि एक का काम हो रहा है और दूसरे का नहीं हो रहा। तो क्योंकि यहाँ लेने देने से काम चलेगा नहीं, यानी अक्सर बच्चे सवाल पूछते सर यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफरेंस हुई, तो यहाँ तो आप कर ही नहीं सकते ना। अगर करोगे तो क्या दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? बोलो भाई, मरियम, मायरा, उमर, क्या दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है यहाँ पर? अगर ट्रांसफरेंस हो, क्या दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी ट्रांसफरेंस से? अगर एक लूज कर दे दूसरा गेन कर ले तो क्या दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? नहीं 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 होगी। तो मालूम हुआ यहाँ ट्रांसफरेंस हो ही नहीं सकता, तो मजबूरन क्या होगी? शेयरिंग। अब शेयरिंग क्या होगी? देखो, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होती है वो डिपेंड करता है डेफिशिएंसी कितनी है। कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है भाई? बोलो। एक इलेक्ट्रॉन की। तो शेयरिंग भी कितने इलेक्ट्रॉन की होगी? बोलो। एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें यूजुअली सिर्फ वैलेंस शेल बनाना होता है। आपने ये क्लोरीन बनाया, ये दूसरा ओवरलैपिंग शेल बना दिया, दरमियान में न्यूक्लियस बनाना नहीं भूलना है भाई। ये एक क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये दूसरे क्लोरीन का न्यूक्लियस। अब जनाब शेयरिंग कैसे दिखानी है? ओहो, पहले शेयरिंग दिखा दो। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक डॉट से क्रॉस, ये शेयरिंग। ओवरलैपिंग रीजन में आपने शेयरिंग दिखा दी, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। रिमेनिंग 6 रह गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसकी डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। क्या ये बात समझ में आती है? भाई 7 इलेक्ट्रॉन थे, आपने कहा एक एक की शेयरिंग होगी, तो वो पहले एक एक वो दिखाया, रिमेनिंग रह गए 7 में 6, उन 6 को दिखा दिया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल शॉर्ट लाइन से। तो ये क्लोरीन एटम था, ये दूसरा क्लोरीन एटम था, दोनों ने शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की। ये इस तरह से शो किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लो। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 और 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी भी 1, इसकी भी 1, दोनों को 2 2 चाहिए। लेन देन से काम नहीं बनेगा भाई, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आया तो बताना। दोनों की लेन देन से काम नहीं बनेगा। क्या फैसला होगा? शेयरिंग कर लो। तो यहाँ एक हाइड्रोजन का आइटम, यहाँ दूसरे हाइड्रोजन का आइटम। हाइड्रोजन याद रखिए छोटा होता है, तो छोटा ही बनाना है थोड़ा सा। ये एक हाइड्रोजन का आइटम, ये दूसरे हाइड्रोजन, बहुत ही छोटा हो गया। ये एक हाइड्रोजन का आइटम, ये दूसरे हाइड्रोजन का आइटम, और इसके न्यूक्लियस बना लेने। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और एक एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लिया। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज द डायग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है। Sir, HCl देखो, HCl में क्या है? हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। उसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, एक एक की शेयरिंग हो जाएगी। तो ये क्लोरीन का आइटम आ गया। क्लोरीन का आइटम बड़ा बनेगा क्योंकि बड़ा होता है, शेल 3 है। हाइड्रोजन का आइटम छोटा बनेगा, ये छोटा सा हाइड्रोजन आइटम आ गया, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया। एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दी आपने। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 थे, तो क्लोरीन के साथ ही आ गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां शेयरिंग में। इज दैट क्लियर? जी सर। yes, sir. Yes. अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। H2O। अब H2O में क्या है? 2 H है, 1 O है, एक और ये 8, 2 सॉरी, ये हो जाएगा 1, और ये क्या है? 1, और ये क्या है? 2,6। अब इसको 2 चाहिए, उसको एक एक चाहिए, तो क्या होगा? लेने देने से तो काम बनेगा नहीं, दोनों नॉन मेटल है। तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ आपने दरमियान में बनाया ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन आइटम, एक को यहाँ से ओवरलैप करा दिया, एक को यहाँ से ओवरलैप करा दिया। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस आ गया, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया। अब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? एक एक। ठीक है, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 6। 6 में से 2 दिखा दिए, कितने और दिखाने हैं? 4. बेटा ये शेप बनाने के लिए आएंगी, कोई हलवा नहीं, ऐसे तफरी के लिए नहीं बता रहा हूँ। बात आ रही है समझ में? ऊपर से जा रही है? सर जी बेटा, CCl4 का जोर कैसे से बनेगा? बोलो। CCl4 का कैसे बनेगा? किसका बेटा? CCl4 CCl4। कार्ब। भाई ये हाँ। रिदा पैसे हो रहे हैं तुम्हारे अलग से, मैं बता रहा हूँ। सही है सर, मुझे मसला नहीं है। ये तुम जो लेकर आ रही हो पूरी मुहिम के तहत, तुम चाह रही हो सर को जलील करूं, मैं बताऊं, मैं सर शायद फंस जाए सर, फिर मैं सर को फिर पोस्ट डालूंगी कि सर को खुद ही। आप क्यों फंसेंगे सर? मैं फंसी हुई हूँ ना, तो आप मुझे निकालेंगे उस जगह से। निकालेगा, मैं क्या होता हूँ? बंदा सिर्फ कोशिश कर सकता है, निकालने वाली जात अल्लाह की है। अच्छा जी, क्लोरीन आ गया, क्या है भाई? 17। लेकिन असल मैं ताजुब इसलिए कर लेता हूँ कि जब आपको एक अप्रोच बताई ना, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो भाई। वो ये अप्रोच कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज थोड़ी हो रही है भाई। क्लोरीन का, ये कार्बन का क्या हो गया? 2, बोलो भाई, कार्बन कितना हो गया? 2,4। ये क्या हो गया?
2,8,7 2,8,7 2,8,7 2,8,7 कार्बन को 4 चाहिए, इनको 1-1 चाहिए। अब आ जाएगा, ये सेंटर में आ गया कार्बन। भाई साहब सेंटर में क्या आ गया? कार्बन। आ गया। तो अब क्या रॉकेट साइंस में आप कहीं बहुत मुश्किल होगी। यहाँ से एक क्लोरीन, दूसरी क्लोरीन, तीसरी क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, चार तरफ से क्लोरीन आ जाएगा। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक शेयरिंग यहाँ, एक शेयरिंग यहाँ, एक शेयरिंग यहाँ, एक शेयरिंग यहाँ। कार्बन के पास 4 थे, चारों शेयरिंग में चले गए। क्लोरीन के पास कितने थे? 7 थे। 7 में हर क्लोरीन ने 1-1 शेयर किया तो 6 बचे में। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्या कहते हो? ओके सर, समझ आ गया। मैं तुम्हें सर कार्बन मोनोऑक्साइड का करवा देंगे। अरे मेरी जान रुक जाओ। मैं इससे एक मुश्किल वाला दे रहा हूँ, एग्जाम में आ भी चुका है। ये आया मेथनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी ना भाई? हालांकि ऑर्गेनिक में मैं तुम लोग स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे ना भी। ऑर्गेनिक में अल्कीन अल्केन के स्ट्रक्चर बनाए थे ना, इसी तरह के डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब ये वाला आया हुआ है CH3OH। और भाई बच्चे की मौत आ गई। सर ये क्या हो गया सर? ये तो बहुत मुश्किल है सर। भाई कहाँ से मुश्किल हो गया? देखो पहले इसको डिस्प्लेड फॉर्मूला बना लो। ऑर्गेनिक में पढ़ा था। डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या है इसका? CH3O और H। बस अब इसी को ओवरलैपिंग डायग्राम बना लो। ओवरलैपिंग डायग्राम का मतलब क्या हुआ? ये कार्बन की जगह कार्बन का आइटम आ गया, कार्बन की जगह कार्बन का आइटम आ गया भाई साहब। ठीक है जी। राइट साइड पे किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या ओवरलैप कर रहा है? हाइड्रोजन। फिर यहाँ कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या कहते हो? ये जो डायग्राम का पैटर्न देख रहे हो, ये कार्बन आया, उसके बाद ये हाइड्रोजन आ गए 3, उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग हो रही है और H आ गया। अब जनाब यार सबके न्यूक्लियस शो कर दो। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब शेयरिंग शो कर दो। हर ओवरलैपिंग रीजन में पहले 1-1 शेयरिंग आ जाएगी। ए। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों शेयरिंग में हो गए। हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी शेयरिंग में हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 6 होते हैं, 2,6। तो 6 में से 2 शेयरिंग में गए हैं तो 4 बचे में होंगे, 1 2 3 4। ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम CH3OH की आई थी बनाने के लिए, इस तरह से बनेगी। कुछ आइडिया समझ में आ रहा है भाई साहब? ये ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं। इसी तरह एक से ज्यादा शेयरिंग के कैसे आ जाते हैं? ये एग्जांपल देखो, O2। ये भी एग्जांपल बहुत आती है। O2 में बच्चे फंस जाते हैं। O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया हुआ है। अब ऑक्सीजन है ग्रुप 8 कह रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 6। तो क्या हो जाएगा? 2,6 2,6। दोनों शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 2 पूरे करने। तो क्या करेंगे? शेयरिंग। अब शेयरिंग कैसे हो रही है? लिसन केयरफुली। ये एक ऑक्सीजन आ गया, ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? लाइवा क्या बताया था मैंने? जितने डेफिशिएंट हो। कितने डेफिशिएंट है? 4। अबे एक एटम के पास कितने डेफिशिएंट हैं? 2 दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो बेटा एक शेयर ये आ गया डॉट क्रॉस और दूसरा ये आ गया डॉट क्रॉस। डबल डॉट क्रॉस आ गया बच्चे, डबल डॉट क्रॉस आ गया। दोबारा समझो, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात हुई थी ना। कैसे पता चला 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? समझना बच्चे, 2,6 था, दोनों के पास 2 की कमी थी। इसका मतलब है शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की होनी है। तो 2 पहले हम नॉर्मली 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते थे तो हम 1 डॉट क्रॉस दिखाते थे। अब यहाँ पर 2 डॉट क्रॉस आ जाएंगे इस तरह से। और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस आ गया, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस आ गया। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। शेयरिंग में कितने सवाल हो गए? 2। कितने बच गए टोटल? 4 इसके पास बचे और 4 इसके पास बचे। बात समझ आई? ऊपर से गई? अच्छा नाइट्रोजन में देख लो, उसमें 3-3 की शेयरिंग है। N2 देखो, N2 N7 है लाइबा, N7 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 2,5 2,5 2,25 2,5 क्या है बेटा? 3-3 की डेफिशिएंसी है। अरे हाँ ना बोलो बच्चों, हाँ ना तो बोल दो। क्या मरमरा गए हो? यस सर। आपके पास एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं? हाँ बच्चों, अयान अंबल, अब्दुल्ला अशफाक, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं? 3। 1 2 और 3। इस तरह से करके दिखाओगे। ये 3 आपने शेयरिंग में दिखा दिए। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस आ गया बेटा, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस आ गया। ये रेदा बात समझ में आ रही है? अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। शेयरिंग में कितने संभाल हुए? 3। कितने बचे हुए? 2। क्लियर? यस सर।
अच्छा, इस तरह का सवाल भी आता है इसमें, जरा समझना। देखो कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन सा आपने बचपन में पढ़ा होगा? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक मायरा वागले मास Triple covalent. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जहां पर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जैसे क्लोरीन है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे HCl है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था। जैसे अमोनिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है एक एटम के साथ। जैसे वाटर है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या? अभी मैंने बताया O2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, इसको डबल शॉर्ट लाइन से शो करते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में अभी बताया, जैसे नाइट्रोजन है, 3 Triple इलेक्ट्रॉन bond. पेयर शेयर हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये बात जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाद में इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ जाता है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ एक स्ट्रक्चर, बहुत आते हैं। अब ऑर्गेनिक पढ़ी हुई तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपसे कहेगा बताएं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग। तो याद रखिए हर डंडा ये एक पेयर को शो करता है। बोलो भाई, ये Yes. कोवेलेंट बॉन्ड का डंडा है ना, तो इसका मतलब सब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बॉन्ड है। 14 बॉन्ड का मतलब क्या है? कि 14 पेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, या अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 28 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। यस और नो? Yes, sir. जब हम एक लाइन बनाते हैं, समझना कि किसी को समझ में नहीं आई, तो उसमें एक एटम यहां से शेयर कर रहा होता है, एक एटम यहां से शेयर कर रहा होता है, तो ईच लाइन मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको जब वो पूछता है हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मेनी टोटल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे फैसला करेंगे? जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। और याद रखिए जैसे डबल बॉन्ड बना हुआ था तो मैंने इसको 2 काउंट किया, ये टोटल 14 बन रहे हैं। तो जब 14 बन रहे हैं इसका मतलब है इस कंपाउंड में 14 पेयर्स ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम इसको उसके हिसाब से बोलें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर 28 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. इसमें बताओ जी, कितने सर। हो रहे हैं? ये बताना बेटा, इसमें बताना बच्चे। जी, इसमें बताइएगा कितने? 24. हाँ जी, 24 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बताया जी। आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बिल्कुल ठीक है, 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. जी सर। बेहतरीन हो गया। तो मेरे बच्चा, ये आपको ये वाला एस्पेक्ट भी समझ में आ गया। असल डायग्राम बनाने के लिए आइए, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जल्दी से लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं। आयोनिक अभी आप पढ़कर आए तो उससे कंपैरिजन करेंगे तो और आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखो कोवेलेंट कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो आयोनिक से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ना। कोवेलेंट कंपाउंड आयोनिक जितना मजबूत है। जब आयोनिक जितना मजबूत नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। यानी आयोनिक में तो हमने कहा था, क्या कहा था? इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि सारे के सारे टाइटली पैक्ड होते हैं और आयोनिक कंपाउंड सारे के सारे सॉलिड होते हैं। लेकिन कोवेलेंट में वैरायटी बहुत है, इसलिए कोवेलेंट में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि तीनों तरह के कंपाउंड मौजूद है। सॉलिड कंपाउंड्स भी हैं, लिक्विड कंपाउंड भी हैं और गैसियस कंपाउंड्स भी हैं। फिर क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में चार्ज नहीं होता, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं नॉन पोलर है, तो क्या ये पानी में डिसॉल्व होंगे? बोलो। They are generally, बोलो भाई, insoluble in water। तीसरा, क्या कोवेलेंट कंपाउंड आयोनिक जितना, कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक जितना मजबूत है? बोलो भाई। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक जितना मजबूत है? नहीं है। तो इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, लो होगा? आयोनिक की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उसी का कंपैरिजन है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। जब इनमें कोई चार्ज नहीं है तो क्या ये करंट कंडक्ट करेंगे? Not conduct electricity. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज। क्या मेरे बच्चों तुम लोगों को बात समझ में आई अच्छे से या नहीं आई? आ गई, sir. कोई कंफ्यूजन है यहां तक? No, sir.
शायना की तो आवाज आ गई। फरिया पराचा, लाइबा, इंशरा शादमान, मायरा वागले। देखो बेटा, ये रात तक बैठ कर दिमाग खपाना, तुम्हें तो फायदा है इसका, मेरे लिए इंतहाई बोरिंग काम है। आपकी जितनी अटेंशन रहेगी, मैं देख रहा था कि बच्चे जनाब दरमियान में हो सकता है इंटरनेट का मसला भी आ रहा हो, लेकिन मुझे लगता है सुस्ती का मसला होता है कि हाँ चलो ठीक है रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। मुझे किसी टीचर ने कहा, लिटरली आपको बता रहा हूँ हलीमा, आपकी जो वर्ल्ड एकेडमी है ना, वहां से मुझे 2-3 टीचर्स ने कहा कि सर आप ये बहुत गलत कर रहे हैं कि बच्चों को आप एक तो क्लास में ले लेते हैं, ऊपर से आप उनको रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं, तो जनाब आली ये तो काम सही नहीं है, बच्चे पे ढीले हो जाएंगे। और वो ढीलपन का सबूत नजर आ रहा है। आपको पता है हमारी स्ट्रेंथ 50 से भी ज्यादा है, और उसमें आधे बच्चे जो ना वो रिकॉर्डिंग मांग लेते हैं बाद में, और जनाब लाइव सेशन में आना पसंद नहीं करते, विच इज लिटरली डिसअपॉइंटिंग कि अगर आपके साथ बैठकर हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि आपके लिए ये आखिरी जो है ना वो जो एक गुंजाइश है वो भी जो है वो अच्छे से कवर हो जाए, तो अल्लाह की जात से उम्मीद यही करनी चाहिए कि आप भी उसमें इनपुट डालें और ढीलपन शो ना करें। बहरहाल तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो यहाँ पर कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट हम बॉन्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज मेटालिक बॉन्ड। छोटा सा है, 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट ऊपर कर दें। खत्म हो जाएगा। तो अब हेडिंग बना लीजिए मेटालिक बॉन्ड की। जी बेटा क्यों आवाज आ रही थी, बोलो। सर वो लास्ट पॉइंट में लिख रहा था बस। अच्छा देखो, प्रॉपर्टी सिर्फ आयोनिक की याद रखोगे तो कोवेलेंट की खुद ब खुद ही याद रहेंगी, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी डन। कर लिया। यस सर। अब आ जाते हैं बेटा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या है, देखो एक और, अब जरा समझना, इसमें एक और गड़बड़ होती है बच्चों से। देखो हमने शुरू में जब आयोनिक कहा था, मुझे जवाब चाहिए, मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड था? आयोनिक। यस और नो? Yes, sir. जी सर। नॉन मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट। अब बच्चों को लगता है कि मेटल और मेटल में शायद मेटालिक होगा, तो बेटा इस बात को थोड़ा करेक्ट कर लें, मेटल और मेटल में मेटालिक नहीं होता, विद इन मेटल मेटालिक होता है। दो अलग बातें हैं। देखो जब हमने कहा था नॉन मेटल तो उसमें क्या था कि क्लोरीन के अंदर भी था और H और Cl इनके दरमियान भी मेटालिक कोवेलेंट बॉन्ड था। लेकिन याद रखिए दो डिफरेंट मेटल्स आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। सोडियम मेटल है, सोडियम आयरन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। दो मेटल्स आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज ही करना होता है, तो लूज करने वाले को गेन करने वाला भी लाजमी चाहिए। इसलिए याद रखिए कि मेटालिक बॉन्ड दो डिफरेंट मेटल्स के दरमियान का बॉन्ड नहीं है। मेटालिक बॉन्ड दो डिफरेंट मेटल्स के दरमियान का बॉन्ड नहीं है, बल्कि मेटालिक बॉन्ड मेरे बच्चों मेटल के अंदर का बॉन्ड है। जैसे आयरन मेटल है ना, अब आयरन मेटल के अंदर जो बॉन्ड है जिससे आयरन के एटम्स टाइटली पैक्ड हैं, वो है मेटालिक बॉन्ड। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बिठाना जरूरी है। मैं एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक आयरन बार है हमारे पास, तो ये आयरन के एटम्स हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि मेटल के जो एटम्स होते हैं वो लेयर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। ये आयरन के एटम्स हैं। अब आयरन के एटम या मेटल के एटम में ना एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है बेटा कि इनके न्यूक्लियाई कमजोर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि ये समझ लो कि वो वाले माँ बाप हैं जिनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, जिनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है। बच्चे तो नहीं कहे कहने को, लेकिन उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, ये वो वाले माँ बाप है मेटल। समझ में आ रही है बात? तो अब होता क्या है कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहने को तो इनके हैं, लेकिन इनके कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि वो इनकी सराउंडिंग में ये जो फ्री रीजन होता है यहां पर फ्री हुए हुए होते। न्यूक्लियस कमजोर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ये होल्ड करके नहीं बैठे होते एटम्स, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम की सराउंडिंग में आवारगी से फिर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चे होता क्या है कि मेटल के एटम, मेटल के स्ट्रक्चर में जब हम झांकते हैं तो मेटल के जो एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज ही कर दिए हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इनके काबू में है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इनके काबू में नहीं है। तो ऐसे एटम्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इनकी सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं। तो यूं कहा जाता है कि मेटल एटम की जो सराउंडिंग है वो नेगेटिव चार्ज से भरी हुई है। मेटल एटम की जो सराउंडिंग है इट इज फिल्ड विद द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समंदर है पूरा नेगेटिव चार्जेस का। तो मेरे बच्चा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। फिर सुनना मेरे बच्चा, मेटल एटम सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। क्या मतलब? उनके इलेक्ट्रॉन वो अपने
पास से सेक्रीफाइस कर चुके हैं, सराउंडिंग की स्पेस में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सराउंडिंग जो मेटल एटम्स की है वो सारी की सारी नेगेटिव चार्ज से भरी हुई है, जबकि मेटल एटम ने क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है तो वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है, डेफिनेशन में लिखूंगा तो शायद और बात समझ में आ जाए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव metal atoms and sea of free electrons surrounding them is called metallic bond. Is called metallic bond. The force of attraction between electropositive metal atom. बेटा डायग्राम से याद रखिएगा बेटा। The force of attraction between electropositive metal atom, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है और इनकी सराउंडिंग में जो आवारा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज का एक समंदर बना रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है मेरे बच्चा, ये अट्रैक्शन कहलाती है मेटालिक बॉन्ड। और ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है। दिस अट्रैक्शन बिटवीन, मेरी बात समझ रहे हो, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठंडा पानी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई बोलो, बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है? सर समझ आ गई। अब जल्दी से बेसिक प्रॉपर्टीज है, जल्दी समझ लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भाई। ये मेटालिक बॉन्ड चूंकि मजबूत बॉन्ड होता है तो क्या ख्याल है, इन जनरल मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा? यस हाई होगा। आप जानते हैं अदर देन वो जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो तो एक्सेप्शन है, मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। रीजन क्या होगा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ना इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलोगे ना मेरे बच्चा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड विच रिक्वायर्स लार्ज एनर्जी टू ब्रेक डाउन। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दोगे तो फिर तो वो आयोनिक से मिल जाएगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नंबर 1। डेंसिटी हाई होगी, लो होगी? हाई होगी। डेंसिटी हाई होगी, पानी में क्या करेंगे? सिंक कर जाएंगे। Sink. अच्छा, व्हाट अबाउट द सरफेस? सरफेस यूजुअली कैसी होती है इनकी? सरफेस इज लस्ट्री या शाइनी जिसको कहते हैं। सरफेस इनकी लस्ट्री या शाइनी होती है। फिर मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल का क्या मतलब होता है? डक्टाइल का मतलब क्या है और मेलिएबल का मतलब है आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल का मतलब है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बेटा देखो, आप देख रहे हो कि ये लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइबा लेयर की फॉर्म में, तो क्या मायरा हम पूरी की पूरी लेयर को स्लाइस कर सकते हैं? बोलो भाई, जितनी ज्यादा लेयर पैटर्न है उसको पूरा क्या कर सकते हैं? स्लाइस। जब स्लाइस करेंगे लेयर को तो पतली शीट्स और पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं। यस और नो? यस सर। लेकिन आपको याद करो, जब आपने मेटल का चैप्टर पढ़ा था मेरे साथ तो वहां पर मैंने बताया था इसी में एक मसला भी है कि क्योंकि यूनिफॉर्म लेयर है इसलिए क्या मेटल डिफॉर्म हो जाता है? मेटल यस आर डिफॉर्म अंडर, कब डिफॉर्म होता है? अंडर हाई स्ट्रेस। अगर मेटल पर रेदा मेटल की जो एटम्स होते हैं वो लाइन से तो होते हैं यूनिफॉर्म, जिसकी वजह से उनकी शीट बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे मेटल एटम में चूंकि दरमियान में कंटिन्यूस लेयर्स होती हैं, अगर बहुत हाई स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो ये लेयर डिफॉर्म हो जाती हैं, एक दूसरे पे स्लाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से मेटल खराब हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं जब आप लोहे की कील को दीवार में ठोकते हैं तो वो टेढ़ी हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन क्या था, याद है? कि मेटल को किस में कन्वर्ट किया जाए? एलॉय में। याद है मेटल का क्या बनाते थे? एलॉय। एलॉय क्या होता था? जिसमें हम मेटल की, अगर ये मेटल के एटम है तो मेटल के एटम के दरमियान बड़े बड़े डिफरेंट साइज के एटम क्या कर देते थे? मिक्स कर देते थे। ऐसा ही था। यस। तो मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाता था? एलॉय। ये हम लोग मेटल और एक्सट्रैक्शन में अलग से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मेरे बच्चे, metallic bond, what is metallic bond? It is the force of attraction between electropositive atoms and the sea of free electrons surrounding the electropositive atoms in a metal structure. Metallic bond is not the bond between two metals beta. Metallic bond is the bond within the metal, Roman, within the metallic atom, manaim fasiha, within the metal जो bond है that is metallic bond। ठीक है जी। फिर प्रॉपर्टीज पर आ जाएं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है, सरफेस लस्ट्री होती है, मेलिएबल डक्टाइल होते हैं। लेकिन नेगेटिव क्या है कि दे कैन बी डिफॉर्म्ड अंडर एट हाई स्ट्रेस, और अगर उसकी डिफॉर्मिटी को आप रोकना चाहते हैं तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलॉय वेयर वी मिक्स डिफरेंट साइजेस के एटम्स इनटू द मेटल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से लेयर की स्लाइडिंग रुक जाती है।
दैट्स ऑल। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर बेटा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपको जाइंट स्ट्रक्चर्स पहले कराऊंगा और फिर सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास में कल हम लोग जो है वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड जाइंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि तीनों टॉपिक्स लाइन से हैं तो इसलिए इनके क्वेश्चंस काफी मिक्स होकर आते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर्स और केमिकल इंशाल्लाह जाइंट स्ट्रक्चर्स करेंगे और फिर सेकेंड हाफ में अल्लाह ने चाहा तो हम लोग जो है वो पास पेपर के कुछ 2, 4, 5 सवाल लाजमी करेंगे फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ताकि हमारा ये यूनिट पूरा हो जाए एंड देन वी विल डेफिनेटली मूव टू एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि हमने कंप्लीट किया और आपने बड़ा पार्टिसिपेट किया क्लास के अंदर। तो आयोनिक बॉन्ड, पहले बॉन्ड से शुरू किया था, मैं जस्ट क्विकली रिकॉल कर दूं कि हमने आज की क्लास को एक एमसीक्यू से शुरू किया था। फिर केमिकल बॉन्ड क्या होता है, सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 तरह की है। हमने पढ़नी थी स्ट्रॉन्ग वाली, आयोनिक थी। उससे पहले हमने पढ़ा बॉन्ड क्यों बनता है। तो बॉन्ड अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए बनता है, जो कि खत्म होती है बाय कंप्लीटिंग वैलेंस शेल। आयोनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के दरमियान बनता है। आपको रैंडम एग्जांपल में पूछा जाएगा कि कौन सा बॉन्ड है, तो आप कैसे बताओगे, ये बता दिया आपको मैंने। डायग्राम कैसे बनानी है, क्या ख्याल रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, सिंबल्स कैसे लेने हैं, सारी बातें आपको सिखाई की। फिर स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे कमेंट होगा, प्रॉपर्टीज पर कैसे कमेंट होगा, ये सारी बातें बताई गई। फिर कोवेलेंट पर आ गए, कोवेलेंट में डायग्राम कैसे बनानी है, ओवरलैपिंग कैसे दिखानी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, वो सारी डायग्राम, मल्टीपल डायग्राम जो है हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाई। फिर कोवेलेंट बॉन्ड में जब बॉन्ड गिनने के लिए आ जाते हैं वो कैसे गिनते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क होता है, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ये कंपैरिजन टू आयोनिक में ये डिस्कस किया। लास्टली मेटालिक बॉन्ड जो कि मेटल के अंदर होता है, और जनाब इसकी प्रॉपर्टीज। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट बेटा, एनी क्वेश्चंस?